हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 19 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, फसल उत्सव पोंगल मुख्य रूप से किस समुदाय से जुड़ा है? पोंगल, अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच कम्युनिटी? ऑप्शंस है तमिल्स, पंजाबीज, मराठीज या फिर बंगालीज। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यदि आपको इस वीडियो सेशन की पीडीएफ चाहिए तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने भी हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियो सेशंस आते हैं, वीकली आते हैं, मंथली आते हैं, सबकी पीडीएफ्स करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। What is the total amount of penalty imposed on Indigo by the DGCA? DGCA ने इंडिगो पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 22.20 करोड़ रुपीस। आप सभी जानते हैं कि 3 से 5 दिसंबर के बीच में 2500 से ज़्यादा इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हुई, 1800 से ज़्यादा फ्लाइट्स डिले हुई और कई सारे पैसेंजर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उसका हर्जाना अब भुगतना पड़ेगा इंडिगो को, क्योंकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 22.20 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है इस एयरलाइन पर। और ये डिसरप्शन इसलिए हुआ था क्योंकि नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नॉर्म्स लागू हुए थे, तो इनके पास क्रू शॉर्टेज हो गई थी। ये उस चीज़ को सही से उस स्थिति को सही से आकलन नहीं कर पाए, अपना जो रोस्टर सिस्टम है उसको सही से नहीं बना पाए। आपको बता दें, हमारे देश का जो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर है उसमें 60% शेयर इंडिगो से ट्रेवल करता है। ये एक लो कॉस्ट हाइब्रिड एयरलाइन है। इसका हेडक्वार्टर्स गुड़गांव हरियाणा में है और पैसेंजर्स के हिसाब से देखें तो लार्जेस्ट एयरलाइन है इंडिया में। राहुल भाटिया एमडी हैं इसके, और पीटर्स एल्बर्स इस एयरलाइन के सीईओ हैं। टू whom did Maria Corina Machado give her 2025 नोबेल पीस प्राइज मेडल? मारिया कोरिना मेसाडो ने अपना 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसे समर्पित किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, डोनाल्ड ट्रंप। तो वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर हैं मारिया कोरिना मेसाडो। इन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज मेडल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को डेडिकेट किया है। व्हाइट हाउस में इनसे मुलाकात की। हालांकि नॉर्वेन नोबेल कमेटी ने इस बात को दोहराया है कि एक बार जो नोबेल प्राइज अनाउंस हो जाता है तो ना तो उसे रिवोक किया जा सकता, ना ही उसे किसी के साथ शेयर किया जा सकता, ना ही किसी दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। आपको बता दें, मारिया कोरिना मैशाडो ये वेनेजुएला की पॉलिटिशियन है, एक्टिविस्ट हैं, प्रोमिनेंट लीडर है वहाँ की, और 2025 का नोबेल पीस प्राइज इन्हें दिया गया था। विच टू सिटीज आर कनेक्टेड बाय इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन? भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो शहरों को जोड़ती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, हावड़ा एंड गुवाहाटी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही में मालदा टाउन रेलवे स्टेशन विजिट किए वेस्ट बंगाल में, जहां उन्होंने इंडिया की फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो कि हावड़ा कोलकाता से गुवाहाटी कामाख्या असम के बीच में चल रही है। साथ ही गुवाहाटी कामाख्या हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भी इन्होंने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है। अच्छा, इससे जो समय है हावड़ा गुवाहाटी रूट पर, वो लगभग 2.5 घंटे का कम हो जाएगा। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जितने भी रेल लाइन्स हैं, न्यू कुच बिहार बमनहाट और न्यू कुच बिहार बॉक्सीरहाट के बीच में, इन सभी का इलेक्ट्रिफिकेशन भी जो है संचालित किया। Who became the 92nd Indian to earn the title of chess grandmaster? 92वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? राइट आंसर ऑप्शन सी है, आर्यन वार्सने। आर्यन वार्सने ये 92nd इंडियन बने हैं जिन्होंने चेस ग्रैंड मास्टर का टाइटल अर्न किया है। और एंड्रोनिक मार्गयन मेमोरियल टाइटल इन्होंने जीता है आर्मेनिया में, और जिसकी वजह से इनकी रेटिंग इस तरह हो गई कि इन्हें ग्रैंड मास्टर का टाइटल प्राप्त हुआ। दिल्ली से है, और 8 और ग्रैंड मास्टर हैं जो दिल्ली से आते हैं,
जैसे परिमार्जन नेगी है, अभिजीत गुप्ता है, श्री राम झा है, वैभव सूरी है, साज ग्रोवर है, आर्यन चोपड़ा है, पृथ्वी गुप्ता है, तो उन्हीं की लिस्ट को ज्वाइन कर लिया इन्होंने। तो याद रखिए कहाँ से आते हैं ये भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तमिलनाडु से आप देखते हैं। ऑन विच स्टेट इज द फाउंडेशन डे ऑफ द लोकपाल ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्ड? भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 16 जनवरी। तो फाउंडेशन डे ऑफ द लोकपाल ऑफ इंडिया ये 15, माफ कीजिएगा 16 जनवरी है ना, 16 बोला ना मैंने, ठीक है। फाउंडेशन डे ऑफ द लोकपाल ऑफ इंडिया ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन लोकपाल ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 की सेक्शन 3 के तहत 16 जनवरी 2014 को न्यू दिल्ली में इनका ऑफिस है और यहीं पर फंक्शन भी हुआ। चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया है जस्टिस AM खानविलकर। जो लोकपाल का आइडिया है सबसे पहले 1963 में सामने आया। जो ओम्बुड्समैन मॉडल है उसी से इंस्पायर्ड रहा और फिर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन द्वारा 1966 में इसको रिकमेंड किया गया। भारत ने 2011 में UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को रेटिफाई किया, जिसके कारण लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 पास हुआ और ये अस्तित्व में आया 16 जनवरी 2014 को, जिससे लोकपाल की स्थापना हुई इस एक्ट के सेक्शन 3 के जरिए। महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त स्टैब्लिश किया था 1971 में। लोकपाल में चेयरपर्सन होते हैं और 8 पर्सन मैक्सिमम हो सकते हैं। उनमें भी 50% जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, 50% SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वीमेन होनी चाहिए और 5 साल तक इनका कार्यकाल रह सकता है या फिर जब तक 70 साल की एज 9 की हो जाए। चेयरपर्सन और मेंबर्स लोकपाल के ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एक सिलेक्शन कमेटी इनके नेम रिकमेंड करती है। सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर नॉमिनी और एक एमिनेंट जूरिस्ट जिसे प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है वो शामिल रहते हैं। चेयरपर्सन जो भी बनेगा लोकपाल का वो या तो सर्विंग या फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए। अच्छा, लोकपाल की जो पावर है वो CBI से भी ऊपर होती है अगर कोई केस दोनों के पास कॉमन हो। Who represented India at the G7 Critical Minerals Ministerial Meeting in Washington DC, यूनाइटेड स्टेट्स? अमेरिका के वॉशिंगटन DC में आयोजित G7 महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है अश्विनी वैष्णव। यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। और G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उसी दौरान ये मीटिंग भी हुई है, क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US शामिल है और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है और भारत और ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। भारत जल्द ही US नेतृत्व वाले पैक्सिलिका इनिशिएटिव को ज्वाइन करेगा। भारत होस्ट करेगा फरवरी 19-20 को AI इम्पैक्ट समिट न्यू दिल्ली में, तो उससे पहले भारत ज्वाइन कर सकता है इनिशिएटिव को। भारत अभी इसका हिस्सा नहीं है पैक्सिलिका का, हालांकि इसमें US, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, UK, इसराइल, UAE और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। विच एडिशन ऑफ द आसियान इंडिया डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज रिसेंटली हेल्ड? हाल ही में आसियान भारत डिजिटल मंत्रियों की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है 6th। तो 6th आसियान इंडिया डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग वर्चुअली संपन्न हुई। इसका थीम रहा एडेप्टिव आसियान फ्रॉम कनेक्टिविटी टू कनेक्टेड इंटेलिजेंस और इसकी अध्यक्षता अमित अग्रवाल ने की, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो ये आसियान इंडिया डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग है ये एक एनुअल फोरम है टेलीकॉम एंड डिजिटल मिनिस्टर्स का, जो भी 11 आसियान मेंबर स्टेट्स हैं जैसे ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्टे और वियतनाम। साथ ही आसियान के जो डायलेक्ट पार्टनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इस मीटिंग में आसियान इंडिया डिजिटल वर्क प्लान फॉर 2026 को अडॉप्ट किया गया, जो कि निम्नलिखित थीम्स पर आधारित है जैसे ICT ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, इंडिया आसियान रेगुलेटर्स कॉन्फ्रेंस और डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम ICT सॉल्यूशंस। Which foreign bank received the in principle approval from the RBI to set up wholly owned subsidiary in India? किस विदेशी बैंक को RBI से भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन जापान से कि ये अपनी
होली ओन्ड सब्सिडरी भारत में सेटअप कर सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेटिंग अप ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरीज बाय फॉरेन बैंक गाइडलाइन 2025 के तहत। जो सुमितो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन है, फिलहाल इसका भारत में जो बैंकिंग बिजनेस है वो ब्रांच मोड पर चल रहा है। 4 ब्रांचेज हैं इसकी, न्यू दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में और बेंगलुरु में। अभी अपनी जो एग्जिस्टिंग ब्रांचेज हैं, ठीक है, उनको कन्वर्ट कर देगा होली ओन्ड सब्सिडरी में। What is the maximum compensation that the RBI Ombudsman can award for consequential loss suffered by the complainant? आरबीआई लोकपाल शिकायतकर्ता को हुए अप्रत्यक्ष नुकसान के लिए अधिकतम कितना मुआवजा दे सकता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, 30 लाख रुपीस। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम को रिवाइज किया है और 1 जुलाई 2026 से ये अस्तित्व में आएगी और इससे पहले का जो वर्जन है 2021 का वर्जन उसे रिप्लेस करेगी। तो काफ़ी आसान हो जाएगा जो भी ग्रीवेंसेज है उनको हैंडल करना ओम्बुड्समैन के लिए भी और जो ग्रीवेंस पार्टीज़ है उनके लिए भी। एक कॉस्ट इफेक्टिव और काफ़ी एक्सपीडियस ग्रीवेंस रिड्रेस फोरम यहाँ पर आरबीआई द्वारा बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पर अब आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास ये पावर होगी कि वो 30 लाख रुपए तक का कंपनसेशन प्रोवाइड करा सकता है जो भी कस्टमर है, ठीक है, जो उसको कॉन्सिक्वेंशियल लॉस हुआ, अप्रत्यक्ष घाटा जो उसको हुआ है, और वहीं उसका जो समय खराब हुआ है उसके लिए भी 3 लाख रुपए तक का कंपनसेशन ओम्बुड्समैन प्रोवाइड करा सकता है। जैसे हरासमेंट हुआ है उसको, मेंटल एंग्विश हुआ है ना, ये सभी। अच्छा, इस स्कीम में कौन कौन कवर रहेंगे? कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे अधिक का है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, फिर जिनके एसेट्स 100 करोड़ या इससे अधिक के हैं, और कस्टमर डीलिंग में जो इंगेज हैं वो भी इंक्लूड रहेंगी। हालांकि इसमें हाउसिंग फाइनेंस और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज एक्सक्लूड रहेंगी। ऑल नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इश्यूअर जैसे डिजिटल वॉलेट्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो क्रेडिट कोड को हैंडल करती हैं वो भी इस स्कीम का हिस्सा रहने वाले हैं। तो कस्टमर कैसे अपना ग्रीवेंस एंटर कर सकता है? तो पहले अपने बैंक में वो लिखित में दे, ठीक है, या फिर किसी मोड में दे जो भी उसकी दिक्कत है। 30 दिन तक बैंक के पास रेस्पॉन्ड करने का टाइम होता है। अगर कोई रिप्लाई ना आए तब फिर वो आरबीआई ओम्बुड्समैन में फाइल कर सकता है 90 दिन के अंदर। एक बार जब फाइल हो जाता है फिर सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर चंडीगढ़ चेक करता है कि वो जो कंप्लेन है वो वैलिड है या नहीं है, फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन को भेजा जाता है। फिर उसके पास 15 दिन का टाइम होता है डॉक्यूमेंट्स के साथ रिस्पॉन्ड करने का। अगर वो आरबीआई ओम्बुड्समैन के डिसीजन से भी अनहैप्पी है तो वो एफिलिएट अथॉरिटी जो कि आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वहां पर 30 दिन के अंदर फाइल कर सकता है। कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, मतलब कितने भी अमाउंट, कितने भी रुपए की जो डिस्प्यूट है वो आरबीआई ओम्बुड्समैन के सामने लाई जा सकती है। चंगी नवल बेस वेयर इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन comprising INS Tir, INS Shardul, INS Sujata and Indian Coast Guard ship Sarathi arrived is located in which country? चांगी नौसैनिक अड्डा जहां भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सुजाता और भारतीय तटरक्षक जहाज सारथी पहुंचे किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, सिंगापुर। इंडियन नेवी का फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन जिसमें आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सुजाता और इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सारथी है, ये चांगी नवल बेस सिंगापुर में पहुंचे हैं। और ये जो डिप्लॉयमेंट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है 2026 के लिए, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडिया एयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन हम मना रहे हैं 2026 को। विच टीम वॉन द 5th एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप? 5वीं एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। लद्दाख में 5th एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप कंक्लूड हुई है बेमाथांग आइस हॉकी ग्राउंड कारगिल में। आईटीबीपी ने इस टाइटल को जीता है लद्दाख स्कॉट्स टीम ऑफ इंडियन आर्मी को हराकर। Who has been appointed as the Vigilance Commissioner in the Central Vigilance Commission? केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रवीण वशिष्ठ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रवीण वशिष्ठ को विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 इसके जरिए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है और 2 विजिलेंस कमिश्नर भी अपॉइंट किए जाते हैं। जो टेन्योर होता है विजिलेंस कमिश्नर का 4 साल का होता है या फिर 65 की एज प्राप्त कर ले। हु चेयर द 9th अपेक्स लेवल मीटिंग ऑफ द नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर? नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 9वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर ऑप्शन ए है, अमित शाह।
तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 9th अपेक्स लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर न्यू दिल्ली। और 31 मार्च 2026 से 3 साल के लिए एक नेशन वाइड कैंपेन भी चलाया जाएगा ड्रग्स के अगेंस्ट। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर मैकेनिज्म को स्थापित किया गया 2016 में फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अग्नि सरसुलो विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी है यार्लगदा लक्ष्मी प्रसाद। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी पर एक बुक रिलीज की गई है लक्ष्मम्मा द्वारा, जो कि सैनिटेशन वर्कर हैं जो रोड्स को साफ करती हैं आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में। इस बुक का टाइटल जो है ये आप देख सकते हैं, और इसे ऑथर किया है यार्लगदा लक्ष्मी प्रसाद द्वारा, जो कि फॉर्मर एमपी हैं, प्रेसिडेंट हैं विश्व हिंदी परिषद के। As per the Avatar's Top Cities for Women in India 2025 report, which city retained the number 1 position as the top city for women in India? अवतार की टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु नंबर 1 पोजीशन पर। अगर हम टॉप सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया की बात करें, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, मुंबई ये टॉप 5 में आते हैं। ठीक है, अवतार के टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट में बताया गया है। और गुड़गांव भी है टॉप 10 में, नंबर 6 पर है ये, लास्ट ईयर नंबर 9 पर था। जो ये 2025 का एडिशन है, इसमें 125 सिटीज को कवर किया गया है। Cities were ranked based on the city inclusion score derived from 2 parameters, social inclusion score and industrial inclusion score. Which organization hosted the Bharat Climate Forum 2026 in New Delhi? नई दिल्ली में आयोजित भारत जलवायु मंच 2026 की मेजबानी किस संगठन ने की? राइट आंसर ऑप्शन डी है काउंसिल फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने इनॉग्रल एड्रेस दिया है भारत क्लाइमेट फोरम 2026 फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड क्लाइमेट सोल्यूशन दैट वर्क। कहाँ पर? आईटीसी मौर्य, न्यू दिल्ली में। इस इवेंट को होस्ट किया गया काउंसिल फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग द्वारा डेलबर्ग एडवाइजर्स के साथ मिलकर। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देखें। वेयर इज खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। द सांची स्तूप इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? बुद्धिज्म। द ताजमहल वाज बिल्ट बाय विच मुगल एम्परर? शाहजहां। द अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। हवा महल, जिसे पैलेस ऑफ विंड्स कहते हैं, ये जयपुर राजस्थान में है। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। नूक किस देश की राजधानी है? काफी चर्चाएं मना हुआ है देश। ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस टेरिटरी है किस देश की? पुंडुरु खादी किस राज्य से है, जिसे जीआई टैग मिला है हाल ही में? मुरीगंगा रिवर, जो कि हुगली रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये किस इंडियन स्टेट से होकर बहती है? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ये हर साल जनवरी के महीने में कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, एसएससी पीछे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं 1 साल के लिए, और करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट है आपको तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 84816988, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।